तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं इलॉज क्लासेस। अब जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज जो है हम लोग क्लास 8 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s एंड 1947 पढ़ने वाले हैं। आपको ये चैप्टर पढ़ना मतलब इसलिए पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़िएगा तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमने जो पहले पढ़ रखा है सारे के सारे चैप्टर्स उससे रिलेटेड है। मतलब आप जान चुके हैं कि हाँ, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया, उससे क्या क्या परेशानियाँ आई और उसके कारण जो है आगे क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आता है कि सर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 1947 तो है। 1870 से लेकर के 1947 के बीच में क्या क्या हुआ, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब हम लोग जाने कि 1870 से लेकर के 1947 तक क्या क्या होने वाला है। मतलब सोच लीजिए कि इतना लंबा ड्यूरेशन 1870 से लेकर के 1947, मतलब कितने अप्रॉक्स 77 ईयर्स का जो हिस्ट्री है उसे हम लोग एक शॉर्ट छोटे से चैप्टर, जो चैप्टर आपका क्लास 8 का जो चैप्टर 8 है उसे में हम लोगों को जानना है। तो आप इसमें जानिएगा क्या क्या। देखिए, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ आपको जानना क्या क्या है। आप इसमें अब जानिएगा इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। मतलब क्या कि सर जैसे उस समय क्या था कि पूरी की पूरी जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। हमें कोई भी राष्ट्रवाद के बारे में पता नहीं था कि ऐसा जो है कोई राष्ट्र होना चाहिए, नेशन होना चाहिए जिसमें हम लोग रह सकें और इसके जो डिसीजन है वो हम ले सकें। तो हम लोग जानेंगे कि हाँ, हमें कैसे राष्ट्रवाद हुए, नेशनलिज्म कैसे बने। फिर क्या जानेंगे, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, बहुत बड़े पैमाने पे लोग राष्ट्रवादी कैसे हुए। राष्ट्रवादी इन द सेंस व्हाट, कि नेशनल, हम लोग अपने राष्ट्र के प्रति, हाँ हमें तो पता नहीं है तो हमें अपने राष्ट्र के प्रति जो है कैसे जो है राष्ट्रवादी हुए उसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द मार्च टू दांडी। गांधी जी का एक बहुत बड़ा मार्च था, सॉल्ट फ्री, मतलब टैक्स फ्री ऑन सॉल्ट पे, इसके बारे में जानेंगे। और द लास्ट वन इज़ द क्विट इंडिया एंड लेटर, मतलब भारत छोड़ो। इन सभी के बारे में जानना है। कौन कौन से हैं देख लीजिए आप एक बार। क्या है, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, द मार्च टू डांडी एंड द क्विट इंडिया एंड लेटर। तो सबसे पहले आता है क्या कि सर द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म क्यों ज़रूरी हुआ। तो देखिए, द मेकिंग ऑफ नेशनल्स मूवमेंट 1870 टू 1947। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे होंगे या फिर सेकंड चैप्टर, उसमें क्या क्या था कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स हमारे किंगडम को क्या कर रहे हैं, लेते हैं। बहुत सारे तरीके लगाए थे उन्होंने, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और भी बहुत बहुत सारी चीज़ें थी कि जिससे क्या करते थे वो हमारे किंगडम को पहले उन्होंने लिया। ठीक, फिर क्या हुआ, उन्होंने ऐसे ऐसे लॉज लाए जिससे कि ट्राइब्स को परेशानी हुआ। याद है ट्राइब्स वाले में हमने पढ़ा है सेंथाली। ठीक है, ये आपको चैप्टर 3 और 4 में आई थिंक मिलेगा, ट्राइब्स में। फिर क्या थे, बहुत सारे ऐसे लॉज लाए जिससे फार्मर को परेशानी हुआ। जिसमें कौन सा था हमारा, एक ये था इंडिगो की खेती करने वाली, उससे फार्मर परेशान। अब क्या हुआ, एजुकेशनल चेंजेस इन 19th सेंचुरी। क्या क्या कि जो है इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया जा रहा है कि हाँ, आपको इंग्लिश पढ़ना है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही थी, चेंज हो रही हैं। फिर क्या हुआ, एक सबसे और इम्पॉर्टेंट हुआ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, और भी दिक्कतें आई, और द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज़। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हमने पहले से पढ़ रखा है। तो इससे इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे समझ में ये आ रहा है कि लोग जो है परेशान हो रहे हैं। देखिए, किंगडम लिए जा रहे हैं, हमारे क्या जो फार्मर हैं वो परेशान हो रहे हैं, हमारे ट्राइब्स परेशान हो रहे हैं, हमारे जो है स्टूडेंट है वो परेशान हो रहे हैं। रिवॉल्ट हुआ, सभी लोग जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उससे पता चला। फिर क्या हुआ, और हमारे जो सबसे बड़ा क्या जो क्राफ्ट है, इंडस्ट्रीज़ है, वो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अब जानते हैं हम लोग कि द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, इमर्जेंस राष्ट्रवाद की भावना क्या होता है। तो राष्ट्रवाद कैसे पता चलेगा, राष्ट्रवादी आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ, हमें जो है अपने राष्ट्र के लिए जो है काम करना चाहिए। ऑन दैट टाइम अगर बात करें तो उस समय कोई राष्ट्रवाद नहीं था, कोई भी कंट्री वंट्री के बारे में लोग नहीं सोचते थे, खुद के बारे में सोचते थे।
आज के बारे में भी खुद से सोचते हैं कि हाँ जो है खुद का कंट्री है, मतलब खुद रहना है, खाना है और अच्छे से सोना है। और कोई अपने देश के बारे में नहीं, कि कोई सोच नहीं पाता था कि हाँ देश, कि हमारा एक देश हो, उसमें हम लोग काम कर सकें। तो जानते हैं हम लोग जो है कैसे हमारा देश बनेगा। राष्ट्रवाद की पहले तो भावना लोगों में, राष्ट्रवाद कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या आया कि व्हाट इज़ दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज़ इट मीन्स। मतलब क्या, कि जैसे राष्ट्रवाद बनेगा, लोग सोचें कि कंट्री बन रहा है इंडिया, वो किसके लिए है कंट्री। सबसे पहले ये, तो जो कंट्री बन रहा है, जो कंट्री बनेगा वो किसके लिए होगा और वो क्या करेगा, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो कंट्री इंडिया है, इंडिया, जो कंट्री इंडिया है, इंडिया, वो पता है इंडिया जो उस समय बनाया जा रहा है, किस लिए बनाया जा रहा है। इंडिया इज़ फॉर पीपुल ऑफ इंडिया। इंडिया जो है किसके लिए है, पीपुल ऑफ इंडिया के लिए। व्हाट, जो इंडिया बना है वो किसका है, पीपुल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है कि ठीक है सर, इंडिया जो बना है वो किसके लिए है, इंडिया जो है इंडियन के लोगों का है। और ये किसके लिए है, फॉर whom इज़ इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी इंडिया के रिसोर्सेज हैं, इंडियन रिसोर्सेज, इंडियन व्हाट, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज पता है, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब इंडिया में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हमारा मिट्टी हो गई, वाटर हो गई, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जितने भी रिसोर्सेज हैं इंडियन रिसोर्सेज, उस पर किसका कब्जा होगा, पीपुल ऑफ इंडिया का। पीपुल ऑफ इंडिया का क्या होगा, कब्जा होगा। जो भी क्रॉप्स हम उगाएंगे वो सारे किसके होंगे, पीपल ऑफ इंडिया के होंगे। उस समय सोच रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स, आपने पढ़ा है पहले वाले चैप्टर्स, तो उसमें क्या थे कि जो भी क्रॉप्स उगाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ चले जाते थे, यूरोप चले जाते थे। यहाँ इससे क्या होती थी, इंडिया में भुखमरी आ जाती थी। जो भी रिसोर्सेज थे इंडिया के, वो किसके अंदर में थे, वो ब्रिटिशर्स के अंदर में थे। तो लोगों को समझ में अब आ रहा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे रिसोर्सेज पे किसका कब्जा है, वो ब्रिटिशर्स का कब्जा है, ब्रिटिशर्स का कब्जा है, ब्रिटिशर्स का कब्जा है। तब लोग समझ पा रहे हैं कि हाँ हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो किसने कब्जा करके रखा है, वो ब्रिटिशर्स ने कब्जा करके रखा है। और जब हम लोग अगर ब्रिटिशर्स जाते हैं तब हम अपने रिसोर्सेज को खुद पे यूज़ कर सकते हैं, उस पर हमारा हक होगा। तब इससे समझ में आया कि हाँ हमें जो है एक कंट्री, हमारी कंट्री होनी चाहिए जिस पे इंडिया का जो इंडिया होगा वो लोगों का होगा, और क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब पीपल ऑफ इंडिया इन द सेंस व्हाट, कि पीपल ऑफ इंडिया ऑफ जितने भी पीपल ऑफ इंडिया है। पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या, कि जैसे मान लेते हैं आपके पीपल ऑफ इंडिया में कोई भी क्लास के हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई ये हो चाहे आगे हो पीछे हो, कोई मतलब नहीं है। पीपल ऑफ इंडिया जो है, सॉरी या मतलब पीपल, पीपल ऑफ इंडिया, एक बात बता दे रहा हूँ मैं, पीपल ऑफ इंडिया है। पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या, उसमें कोई भी कास्ट नहीं आएगा, कोई कास्ट नहीं, मतलब सारे कास्ट, जितने भी कास्ट है, ये नहीं पर्टिकुलरली कि हाँ एक ये वाला कास्ट, चाहे सेकंड वाला कास्ट, चाहे थर्ड वाला कास्ट, नहीं। पीपल ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, ऑल, सारे के सारे कास्ट, ऑल कास्ट, जितने भी कास्ट हैं वो। फिर क्लास है, क्लास, क्लास का मतलब चाहे कोई पैसे वाले हैं, गरीब हैं, वो सारे के होंगे। फिर लैंग्वेज, चाहे कोई भी लैंग्वेज वो बोलते हो, लैंग्वेज, लैंग्वेज, चाहे और क्या हो, कोई भी जेंडर हो। अगर आप इंडिया में रहते हैं, आप कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई क्लास से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर कोई भी जेंडर है, तो आप क्या है, इंडिया के निवासी रहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो समझ में आया कि हमारा इंडिया, जो इंडिया बना वो किस लिए बना, इंडिया, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया क्यों बन रहा है, समझ में आ रहा है कि इंडिया फॉर पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया जो बनेगा वो पीपुल ऑफ इंडिया के लिए बनेगा, क्लियर। एंड दूसरा फॉर व्हाट, कि जितने भी कंट्रोल ऑन दी रिसोर्सेज, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल करेंगे, ठीक। फॉर एंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, क्लियर। तो इंडिया पीपल ऑफ इंडिया के लिए है, जो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, ऑल क्लास
ऑल कास्ट, क्लास, लैंग्वेजेस और जेंडर। और जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज क्या कर सकते हैं, वो यूज़ करेंगे कौन, पीपल ऑफ इंडिया। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि सर नेशनलिज्म, राष्ट्र भावना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हाँ हमारी जो चीज़ें होंगी उस पर हमारा कंट्रोल होगा और हम अपनी चीज़ों को खुद पे यूज़ कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। हमारा कंट्री बन रहा है, इंडिया बन रहा है। ठीक, अब ये जो इंडिया बन रहा है, ठीक है, इंडिया जो बन रहा है, द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, कंट्री पता चल गया कि क्यों ज़रूरी है ये, पीपल ऑफ इंडिया और हमारे रिसोर्सेज के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है कि सर ठीक, आपने बोला कि नेशनलिज्म कंट्री तो बन रहा है, तो वो शुरुआत कैसे होती है बनने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो है आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत सारे आ, ये आ रहे थे। हाँ, ये जो सबसे जो आपने यहाँ पे देखा था लिखा हुआ है 1870 से 1947। तो जो आप देखिएगा कि 1870 से 18 1880 या 1885 तक बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म हुए हैं, बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म हुए हैं। 1870 से 1885 तक बहुत सारे एसोसिएशन फॉर्म हुए हैं। वो ऐसा होता क्यों है इसके बारे में जानना है, लेकिन आपको कुछ कुछ उसके लिए जो है, जो हमारा नेशनलिज्म जो बन रहे हैं उसमें बहुत सारे एसोसिएशन बने हैं, उसके कुछ कुछ नाम मैं पहले बता देता हूँ। ठीक, तो देखिए पॉलिटिकल एसोसिएशन बने कब, तो सबसे पहला जो एसोसिएशन बन रहा है वो ये लिखा गलत है, ये लिखा हुआ द, आप लिख लीजिएगा, द पूना सार्वजनिक 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 सभा 1887, द इंडियन एसोसिएशन 1876, और एक और है द मद्रास महाजन सभा, द मद्रास रास महाजन जन सभा, मद्रास महाजन सभा। ये कब बनता है, 1884। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, and the one of the most important INC, इसको क्या बोलेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना है हमारा, 1885, दिसंबर 1885, दिसंबर याद रख लीजिएगा, दिसंबर 1885 में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। पॉलिटिकल एसोसिएशन कौन कौन बने, द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 दिसंबर। अब है कि सर ठीक है, इतने सारे एसोसिएशन बन रहे हैं, ये बने क्यों, क्या कारण था जो इतने सारे एसोसिएशन बन रहे हैं। तो देखिए आपके एसोसिएशन के नाम जो है, नाम और साथ में उसके कब उन जो फाउंड हुए हैं, बने हैं, वो एक बार देख लीजिएगा, याद रखिएगा। अब आता है कि सर ठीक, आपने बोला कि पॉलिटिकल एसोसिएशन, आप फिर बताइए कि आपके अंदर राष्ट्र भावना आ रही है, ठीक है, उस समय रूल कौन कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स। तो जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और आपके अंदर राष्ट्र भावना आ रहे हैं कि आपके अंदर रिसोर्सेज की दिक्कतें आ रही हैं, कि हाँ हमारे रिसोर्सेज पे हमारा हक होना चाहिए, आप मांग करने लगी है कि नहीं, मांग करने लगे हैं। इतने सारे आपने जो है एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो क्या उन लोग जो है चुप बैठेंगे, क्या वो चुप होंगे, इतने सारे जो आप जो धीरे 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 ये कर रहे हैं, तो नहीं सर। क्या कि उन लोगों ने भी कुछ कुछ क्या कर दिया, कुछ एक्ट पास करने लगे। क्या एक्ट पास करने लगे, देखिए एक आता है उनका एक्ट, 2-4 एक्ट्स हैं जो बहुत हाँ 2-3 एक्ट हैं। कौन कौन, एक आता है आर्म्स एक्ट, ARMS, आर्म्स एक्ट। अब आर्म्स एक्ट क्या करता है, ये 1878 में पास करते हैं। देख रहे हैं द पूना सार्वजनिक सभा कब बना है, देखिए कहाँ बना, ये 70s में बन रहा है।
इंडियन एसोसिएशन 1876 में बन रहा है। मद्रास महाजन 1884, ये सब तो बाद में बना है, लेकिन ये दोनों देखिए कहाँ पे बना है, 1870s में और 1876 में। लेकिन जब आप देखिएगा आर्म्स एक्ट आ गए आपको कि 1878 में आर्म्स एक्ट आ गए। इसका मतलब क्या था कि कोई भी जो है आर्म्स नहीं रखेगा, आर्म्स इन द सेंस जिससे नुकसान पहुंचे किसी को भी, ठीक, गन, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट है कि ठीक है सर कि कोई भी जो है डिसअलाउइंग कर दिया गया इंडियंस को कि वो लोग आर्म्स नहीं रखेंगे, मतलब इंडियंस को जो है वो रोक दिया गया कि आपको आर्म्स नहीं रखना है। फिर दूसरा क्या हुआ, वर्नेकुलर एक्ट पास हुआ सेम ईयर, उसी साल वर्नेकुलर कुलर एक्ट पास होता है, वर्नेकुलर एक्ट पास हुआ, ठीक। वो कब हुआ, वो भी 1878 में ही। क्यों वर्नेकुलर एक्ट था, तो वर्नेकुलर एक्ट उसके लिए था जो मीडिया के पर्सन थे, मीडिया के पर्सन इन द सेंस कि साइलेंस, उसको जो है चुप कराना चाहते, जो जो गवर्नमेंट के बारे में क्रिटिसाइज़ करते थे, ठीक है कि नहीं। मतलब क्या कि जितने भी न्यूज़पेपर थे, चाहे प्रिंटिंग प्रेसेस थे, जो न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, उन सारे को अगर ऑब्जेक्शनेबल लगता था तो क्या कर सकते थे, उसको मतलब रोक सकते थे, उस पर प्रेस कर सकते थे कि हाँ आपको जो है ये काम नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, एक और सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है क्या, एक है एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल आता है, एल्बर्ट बिल, ये क्या था, ये एल्बर्ट बिल जजेस के बिल थे। मतलब क्या कि जितने भी आपके वाइट पीपल थे और इंडियन पीपल थे, उन दोनों में क्या हुआ कि सेम, जितने भी वाइट से रिलेटेड भी अगर कोई परेशानी है, चाहे कोई केस है, उस पर इंडियन जज है वो सुन सकते हैं। तो इसको जो है अपोज किया किसने, वाइट पीपल ने। वाइट पीपल ने क्या कहा कि ये हमारे जो चीज़ों को ये कैसे ये जो है जज कर सकते हैं। मतलब कोई भी अगर एक केस आ रहा है जिसमें वाइट पर्सन है, तो इल्बर्ट बिल क्या था कि वो इंडियन जो है उसको सुन सकते हैं, उस पर जो है जजमेंट दे सकते हैं। तो इल्बर्ट बिल को जो है वाइट पीपल ने क्या कहा, विड्रॉ करने के लिए कहा। इससे क्या हुआ कि जो इंडियंस थे वो भड़क उठे कि ऐसा, ये लोग ऐसे सोच क्यों सकते हैं। तो जो इंडियंस थे, जो पीपल ऑफ इंडियन थे, ये जो मेन कारण हुए इन सभी से, उनको समझ में आया कि हाँ हमारे जो रिसोर्सेज थे, हमारे जो सॉवरेनिटी है, आज़ादी है, उस पर किसका कब्जा है, ब्रिटिशर्स का कब्जा है। अब सोच रहे हैं कि उस समय एट द टाइम ऑफ 70s 18, कोई टीवी नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई सोर्सेज नहीं, और उस समय लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हाँ हमें जो है हमारी जो हक है उससे हमें क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, जो हमें नहीं दिया जा रहा है, ठीक। तो देख लीजिए आर्म्स एक्ट 1878 में, एल्बर्ट बिल आता है 1883 में। इससे क्या समझ में आया कि एल्बर्ट बिल है, ये आर्म्स एक्ट है, और वर्निकुलर एक्ट, ये दोनों को दोनों एक साथ है। ये था आर्म्स एक्ट कि इंडियंस को डिसअलाउ कर दिया गया कि आप जो है आर्म्स नहीं रख सकते। वर्निकुलर एक्ट, मीडिया पर्सन कि जो भी न्यूज़पेपर, इन सभी को रोका गया कि आप ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं डाल सकते हैं। और एल्बर्ट बिल जो जजेस के लिए थे, ठीक। तो इससे क्या समझ में आया कि लोग जो है, लोगों को पता चला कि हाँ अब जो है, मतलब जितने भी पब्लिसिटर थे, जो जानने वाले थे, उन्होंने इस तरीके से इंडियन को प्रेजेंट किया कि हाँ देखिए आपके ऊपर जो है क्या जाति की जा रही है, कि हमें जो है कितना नीचा दिखाया जा रहा है। तब उससे जो है धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हुई, अवेयरनेस पैदा हुई, और जिससे वो धीरे धीरे समझ में आया उनको कि हाँ हमें जो है अपने लिए लड़ना पड़ेगा, लड़ना चाहिए। इसीलिए जो है लड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी क्या सभाएं स्टार्ट कर रही हैं, जिसका नाम है, मैंने दिया आपको, द पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में बनी। ये समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए जो आपके जो द पूना सार्वजनिक सभा है, द पूना सार्वजनिक सभा 1870s में, द पूना द पूना सार्वजनिक 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 सभा, ये कर क्या रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये 1870 में बन गए थे, ये 1870s, याद है, याद रहना चाहिए 1870s में, ठीक। जो इससे नाम से समझते हैं जरा, सार्वजनिक, SARV, सार्व, और क्या है जनिक, JANIK, सार्वजनिक। सार्व का मतलब क्या होता है, सार्व का मतलब क्या होता है,
सार्व, SARV, सार्व। और जनिक का मतलब क्या होता है? देखिए सार्व, सार्व का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल, सभी के लिए। सार्व मतलब फॉर ऑल। और जनिक का मतलब होता है पीपुल। सार्व का मतलब हुआ फॉर ऑल और जनिक का मतलब फॉर पीपुल। Through many of these association function in a specific part of the country. Their goal were stated as the goal of the people of India, not those of any one religion, community or class. They worked with the Indian to what? To be sovereign. मतलब क्या कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया, हमारा इंडिया है, ये सभी के लिए है, सभी के लिए, मतलब सभी के लिए है। और इन द सेंस कि कोई भी जो है हमारे ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है, कोई भी जो है, कोई अदर कंट्री हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता, कोई और भी फोर्स नहीं कर सकता। क्या समझ में आया कि जो द पूना सार्वजनिक सभा है वो किसके लिए काम कर रहे हैं? इंडिया के लिए। और इंडिया में क्या कि हम लोग जो है वो सॉवरेन हो सके। क्या हो सके? सॉवरेन हो सके, सॉवरेन हो सके। सॉवरेन का मतलब क्या कि हमारे ऊपर कोई भी जो है कंट्री दबाव न डाल सके। जैसे अगर मान लेते हैं आप बच्चे हैं तो आप कोई काम करते हैं तो आपके गार्जियन क्या करते हैं? आपके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, नहीं ये काम नहीं करो, ये काम करो, ये काम नहीं करो, ये काम नहीं करो। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि आप अभी सॉवरेन नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं। ठीक है कि नहीं? लेकिन आप जब बड़े हो जाइएगा तब आपको जो है आज़ादी मिल जाएगी। हाँ, आप ये भी काम कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं, जो भी आपका मतलब लगे कि हाँ ठीक है तो आप वो काम कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमें एक ऐसा कंट्री बनाना है जो कि हम लोग क्या हो सके? सॉवरेन हो सके। सॉवरेन इन द सेंस कि हमारे ऊपर जो है किसी का दबाव नहीं हो। तो जो सार्वजनिक सभा है वो किसके लिए काम कर रही है? इंडिया के लिए। और इंडिया में क्या कि हम लोग जो है आज़ाद हो सके। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि इंडिया शुड एम्पावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। मतलब जो भी उनकी दिक्कत है, मतलब जो भी उनकी परेशानियां हैं, वो खुद से क्या कर सके? अपनी परेशानियों को, अफेयर्स को वो खुद से हैंडल कर सकें। कोई और नहीं बताए कि हाँ ये हम ऐसे करिए और ये ऐसे करिए। ठीक है कि नहीं? प्रेशराइज नहीं करे, बताने की बात अलग है, प्रेशराइज नहीं करे कि तुम्हें जो है ऐसा ही करना होगा। क्लियर? अब आया कि सार्वजनिक सभा 1870 में बना सर। ये सभी के लिए काम कर रहे थे और सॉवरेनिटी के लिए काम कर रहे थे कि हमारे जो है ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक, अब आता है दूसरा कि एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक ठीक, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनती है? 1885, पता है होगा, 1885 दिसंबर में। कब बना इंडियन नेशनल कांग्रेस? 1885 दिसंबर में बनता है सर। कितने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं? तो यहाँ पे जो है मुंबई के अंदर, कहाँ पे हो रहा है ये? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर कितने सारे लोग, उस समय मुंबई नहीं बोलते थे, उसको बम्बई बोलते थे, याद रखिएगा। उस समय बॉम्बे ही था, बॉम्बे। ठीक है, अभी मुंबई में बोल रहा हूँ, लेकिन उस समय क्या था? बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर 72 डेलीगेट्स, कितने डेलीगेट्स? 72 डेलीगेट्स क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे ऊपर इतने सारी जो है पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। देख रहे हैं आपने लग चुका है, आपके ऊपर आर्म्स एक्ट लग चुका है, वर्निकुलर एक्ट लग चुका है, और एक और एल्बर्ट बिल भी आया। उन्होंने क्या डिस्कस किया कि ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही हैं, मतलब ऐसे ऐसी चीज़ जो है हमारे ऊपर जो है अंग्रेज़ जो है दबाव कर रहे हैं कि हाँ ये नहीं करो, ये नहीं करो, और हमारी जो है आज़ादी को वो छीन रहे हैं। इस चीज़ों पे वो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और तो बना क्या चीज़? सारे के सारे मुंबई के अंदर बैठे, 72 डेलीगेट्स मिलते हैं और एक ये बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? इसके अंदर जो बहुत सारे जो मेन डेलीगेट्स थे, जो लीडरशिप थे, वो कौन कौन थे? उसके अंदर जो मेन जो डेलीगेट्स हैं उसमें आते हैं आपके दादा भाई नेहरूजी। कौन आते हैं? हम आपके दादा भाई नेहरूजी। याद रखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, दादा, DADA, दादा, दादा से सबसे पहले दादा भाई, भाई नेहरूजी,
नेओरोजी, नेओरोजी, ठीक है कि नहीं, दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट फिर आता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता देख लीजिएगा, स्पेलिंग उसका अच्छा है। ये है फी रोज, रोज जे शाह, शाह मेहता, मेहता, फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट है बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट है कौन सा, बदरुद्दीन तैयब जी। थर्ड बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, सॉरी तैयब जी, तैयब जी। फोर्थ WC बैनर्जी, WC बैनर्जी, बॉनर्जी भी बोलते हैं, कोई बैनर्जी भी बोलते हैं, बॉनर्जी कर लीजिए, बॉनर्जी। फिर आता है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। फिफ्थ सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। एंड या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, और एक और है हमके रमेश चंद्र दत्त, और एक एस सुब्रमण्यम, एस सुब्रमण्यम। 6 में एक और लिख देता हूँ, एक रमेश चंद्र दत्त और एक एस सुब्रमण्यम, याद रख लीजिएगा। 7 में एस सुब्रमण्यम, सुब्रमण्या, एस सुब्रमण्य अय्यर, अय्यर, ठीक। और एक है हमारे, एक बच गया कौन सा, इसको भी लिख ही देता हूँ, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम, रमेश चंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ यस सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता। मैंने आपको बता दिया। फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक और रिवाइज कर लीजिए तेजी से। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे बन रहे हैं, मुंबई के अंदर बन रहे हैं। कितने डेलीगेट्स आते हैं, 72 डेलीगेट्स आते हैं। कब बन रहा है, 1885 दिसंबर के अंदर। कौन कौन से जो मेन डेलीगेट्स हैं, कौन कौन है, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम, ठीक है। ये सारे के सारे मिल रहे हैं। इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक स्टार मार्क करके। फर्स्ट जो प्रेसिडेंट यहाँ पे बनेंगे, प्रेसिडेंट बनेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन बनेंगे, WC बनर्जी, बनर्जी जी। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्या होते हैं, WC बैनर्जी, बनर्जी। इसको इनका जो फुल फॉर्म है वो वोमेश चंद्र बनर्जी है। क्या है, वोमेश चंद्र बैनर्जी। और एक रिटायर आपके ऑफिशियल भी होते हैं, ब्रिटिश ऑफिशियल, जिनको क्या कहा गया है, AO ह्यूम, एलन ऑक्टेवन ह्यूम भी होते हैं। कौन होते हैं, AO ह्यूम, AO ह्यूम, ह्यूम होते हैं, ठीक है कि नहीं। ये रिटायर ब्रिटिश ऑफिशियल थे, रिटायर ब्रिटिश ऑफिशियल। और आपके जो दादा भाई नेहरू जी थे वो एक बिजनेसमैन थे, एक कौन थे, वो बिजनेसमैन। तो हमने क्या क्या जाना आज, जो है क्या क्या जाना, इसके बारे में देखते हैं। यस कि सर, यस द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, इमरजेंस। तो इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म में हमें 2 पार्ट पढ़ने थे, 2 पार्ट पढ़ना। एक द नेशन इन द मेकिंग, द नेशन इन द मेकिंग एक पढ़ेंगे हम लोग, द नेशन हम लोग अभी बना ही रहे हैं, विद एन इमरजेंस पढ़ा है हमने। और एक आवर फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट पढ़ना है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसके जो सब पार्ट है, कौन सा, इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म का जो सब पार्ट है, कौन कौन, 2 पार्ट है। 1 मिनट, यस 2 पार्ट है। कौन पार्ट है, कौन कौन से, एक द इमरजेंस, या द नेशन इन मेकिंग, द नेशन in the making and freedom is our birthright, freedom is our birthright के बारे में हम लोग जानेंगे। freedom is our birthright, क्लियर। तो इन दोनों के बारे में आपको जो है नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। और
प्लीज़ जो है आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करना जो है नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द नेशन इन द मेकिंग एंड द फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। ठीक है, और उसके बाद जो है और भी जो सारे टॉपिक्स हैं वो धीरे धीरे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।